नेक्स्ट अपन स्टार्ट कर रहे हैं ऑप्शनल आर्ग्यूमेंट्स। ऑप्शनल आर्ग्यूमेंट मतलब डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट। अब फंक्शन को कॉल करते हुए कुछ आर्ग्यूमेंट्स तो पास करने कंपलसरी होते हैं, उनको तो अपन रिक्वायर्ड आर्ग्यूमेंट्स कहते हैं। तो जैसे सी आप लोगों ने पढ़ी है, सी के अंदर तो सारे आर्ग्यूमेंट्स रिक्वायर्ड ही होते हैं। सी प्लस प्लस के अंदर अपन ऑप्शनल आर्ग्यूमेंट यूज कर सकते हैं फंक्शंस में, वो आप ऑलरेडी सब पढ़ ही चुके हो। तो वैसे ही VB.NET में भी ऑप्शनल आर्ग्यूमेंट होते हैं। ऑप्शनल आर्ग्यूमेंट जिनको अपन पास करना चाहें तो करें और पास नहीं करना चाहें तो नहीं करें। अपन यहाँ पे एक फंक्शन देखें, फंक्शन ऐड। इसके दो आर्ग्यूमेंट दिए हैं मैंने, a एज इंटीजर और b एज इंटीजर, और तीसरा आर्ग्यूमेंट ऑप्शनल c एज इंटीजर, ऑप्शनल d एज इंटीजर। अब किसी भी आर्ग्यूमेंट को ऑप्शनल बनाने के लिए ऑप्शनल कीवर्ड काम में आता है, और उस आर्ग्यूमेंट को अगर पास नहीं किया गया तो ऑप्शनल आर्ग्यूमेंट की डिफॉल्ट वैल्यू क्या होगी वो अपने को बताना होता है। ऑप्शनल आर्ग्यूमेंट की डिफॉल्ट वैल्यू क्या होगी वो अपने को बताना होता है, क्योंकि अगर फंक्शन को बिना ऑप्शनल आर्ग्यूमेंट की वैल्यू के कॉल किया जाएगा तो उसके अंदर क्या वैल्यू जाएगी। अब मैंने एक फंक्शन बनाया यहाँ पे ऐड, इसके चार आर्ग्यूमेंट है, ए और बी तो ऑप्शनल नहीं है, ये तो रिक्वायर्ड है, और सी और डी ऑप्शनल। और फंक्शन के अंदर मैंने लिखा रिटर्न ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी। अब मेन के अंदर से, ये मेन है, मेन के अंदर से मैंने ऐड फंक्शन को कॉल किया, 4 और 6 पास। 4 ए में जाएगा, 6 बी में जाएगा, सी में बाय डिफॉल्ट 0 रहेगा, डी में बाय डिफॉल्ट 10 रहेगा। तो अब इसका रिजल्ट क्या आएगा, 4 प्लस 6 प्लस सी की डिफॉल्ट वैल्यू 0 है और डी की वैल्यू 10, तो इसका आंसर आएगा 20। अगर मैं चारों आर्ग्यूमेंट पास करूंगा तो जो मैंने वैल्यूज पास करी हैं वही यूज में आएंगे। 4 ए में जाएगा, 6 बी में, फिर 4 सी में, और फिर 2 डी में। अगर मैं फंक्शन को 3 आर्ग्यूमेंट के साथ में पास करूंगा, कॉल करूंगा, तो 4 6 और 3 तो जाएगा एबीसी में, और डी में 10 रहेगा डिफॉल्ट पे, तो रिजल्ट आएगा 23। अब ऑप्शनल आर्ग्यूमेंट जो है उनको अपन स्किप भी कर सकते हैं। जैसे फर्स्ट आर्ग्यूमेंट में मैंने 4 पास किया, सेकंड में 10। अब थर्ड में मुझे कुछ भी पास नहीं करना, तो मैंने कॉमा लगा के छोड़, और ये 1 किस में जाएगा, फोर्थ आर्ग्यूमेंट। तो इसका मतलब ऑप्शनल आर्ग्यूमेंट को स्किप भी कर सकते हैं अपन कॉमा लगा के, और अगर लास्ट में है तब तो आप उसको दोगे ही नहीं, जैसा कि मैंने ऊपर वाले स्टेटमेंट में लिखा है 4 6 3, तो इससे तो लास्ट वाला अपने आप स्किप हो गया। जबकि ये जो है 4 10 और 1, इसमें थर्ड वाला आर्ग्यूमेंट स्किप हुआ है। तो अब थर्ड वाला आर्ग्यूमेंट स्किप हुआ है तो इसका रिजल्ट आएगा 4 प्लस 10, सी की डिफॉल्ट वैल्यू 0 है और डी की वैल्यू मैंने 1 पास करी है, तो आंसर आएगा 15। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो अपन आर्ग्यूमेंट्स जिस सीक्वेंस में पास करते हैं, पहला एक्चुअल आर्ग्यूमेंट पहले फॉर्मल आर्ग्यूमेंट में जाता है, दूसरा वाला दूसरे फॉर्मल आर्ग्यूमेंट में, तीसरा वाला तीसरे फॉर्मल आर्ग्यूमेंट में, और चौथा वाला चौथे फॉर्मल आर्ग्यूमेंट। इसको अपन कहते हैं पोजिशनल नोटेशन फॉर आर्ग्यूमेंट्स, जिसमें फर्स्ट पोजीशन वाला फर्स्ट में जाता है, सेकंड वाला सेकंड में। और ये जितनी भी लैंग्वेजेस आपने अभी तक पढ़ी हैं, सी सी प्लस प्लस, जावा, जिसने सी शार्प, जो जिसने पढ़ी हुई है उसमें यही नोटेशन होती है। फर्स्ट एक्चुअल आर्ग्यूमेंट फर्स्ट फॉर्मल आर्ग्यूमेंट में जाता है, सेकंड एक्चुअल आर्ग्यूमेंट सेकंड फॉर्मल आर्ग्यूमेंट में जाता है। ये जो फंक्शन है ऐड, ये इंटीजर रिटर्न करेगा, चारों वैल्यूज का सम, जो भी चार आर्ग्यूमेंट पास किए गए हैं उनका सम। अब जो मैंने आपको पोजिशनल नोटेशन समझाया, अब एक नई नोटेशन होती है, ये आपने और किसी लैंग्वेज में नहीं पढ़ी हुई है, नेम्ड नोटेशन। नेम्ड नोटेशन क्या होती है, जिसमें अपन आर्ग्यूमेंट्स जो हैं वो किसी भी सीक्वेंस में पास कर सकते हैं। कैसे, आप यहां देखो 20,
20 जाएगा फर्स्ट आर्ग्यूमेंट, मतलब ए में, और यहां मैंने लिखा बी में क्या जाए 10, फिर मैंने डी में क्या जाए 8, सी में क्या जाए 19। तो यहाँ पे अपने को क्या देना होता है, फॉर्मल आर्ग्यूमेंट का नाम, कॉलन इक्वल टू, और जो भी उसमें वैल्यू भेजनी। जैसे आप यहाँ देखोगे नीचे वाली लाइन में 20 ए में जाएगा, 10 बी में जाएगा, सी में कुछ भी नहीं भेजना, और डी में मुझे क्या भेजना है 8, तो डी कॉलन इक्वल टू 8। तो अगर आपको फंक्शन को कॉल करते हुए अपने अकॉर्डिंग सीक्वेंस में आर्ग्यूमेंट्स पास करने हैं, उसके लिए आप ये सिंटैक्स यूज कर सकते हो। फंक्शन का नाम ब्रैकेट्स ओपन, कौन से आर्ग्यूमेंट में क्या जाना चाहिए, फिर दूसरे आर्ग्यूमेंट में क्या जाना चाहिए, फिर पांचवें आर्ग्यूमेंट में क्या जाना चाहिए, फिर तीसरे आर्ग्यूमेंट में क्या जाना चाहिए, फिर पहले आर्ग्यूमेंट में क्या जाना चाहिए। तो आप अपने अकॉर्डिंग सीक्वेंस डिसाइड कर सकते हो। इसको अपन कहते हैं नेम्ड नोटेशन फॉर आर्ग्यूमेंट्स। ये आपने अभी तक किसी और लैंग्वेज में नहीं पढ़ी, जिसमें अपन फॉर्मल आर्ग्यूमेंट का नाम, कॉलन इक्वल टू, और जो भी उसमें वैल्यू भेजनी है वो अपन उसमें असाइन कर सकते हैं। नेम्ड नोटेशन का क्या यूज है वो देखें। अभी तो 4 ही आर्ग्यूमेंट है, तो आप कॉमा लगा के स्किप भी कर सकते हो। मान लो किसी फंक्शन में 2 तो रिक्वायर्ड आर्ग्यूमेंट हो और 6 ऑप्शनल आर्ग्यूमेंट, तो मैं 6 ऑप्शनल आर्ग्यूमेंट हो और मुझे लास्ट वाला ही पास करना है, तो मैं ऐसे कॉमा थोड़े लगूंगा, कॉमा कॉमा कॉमा। उसकी जगह मैं क्या यूज कर सकता हूँ, नेम्ड नोटेशन। 2 रिक्वायर्ड आर्ग्यूमेंट तो मैंने पास कर दिए, और उसके बाद 5 ऑप्शनल आर्ग्यूमेंट मुझे पास नहीं करना है, सिर्फ लास्ट ऑप्शनल आर्ग्यूमेंट पे वैल्यू देनी है। तो लास्ट ऑप्शनल आर्ग्यूमेंट का नाम कॉलन इक्वल टू जो भी आपको उसमें वैल्यू देनी। तो ये टेक्निक वहां काम में आती है जब फंक्शन में बहुत सारे ऑप्शनल आर्ग्यूमेंट हो और उसमें से आपको कुछ ऑप्शनल आर्ग्यूमेंट की वैल्यू ही पास करनी हो, तो वो अपन इस सिंटैक्स से कॉल कर सकते हैं फंक्शन को। इसको कहते हैं अपन नेम्ड नोटेशन फॉर आर्ग्यूमेंट्स। अब किसी भी प्रोसीजर के अंदर ऑप्शनल आर्ग्यूमेंट जो होंगे वो हमेशा लास्ट में, रिक्वायर्ड आर्ग्यूमेंट 2 और 2 ऑप्शनल आर्ग्यूमेंट, ये फंक्शन तो अपन ने बनाया हुआ है। ऐसा भी हो सकता है कि 1 रिक्वायर्ड हो 3 ऑप्शनल हो, ऐसा भी हो सकता है कि सिर्फ 2 ही आर्ग्यूमेंट हो दोनों ऑप्शनल हो, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता पहला आर्ग्यूमेंट रिक्वायर्ड फिर ऑप्शनल और उसके बाद रिक्वायर्ड। ऑप्शनल आर्ग्यूमेंट हमेशा लास्ट में होंगे, उसके बाद में कोई रिक्वायर्ड आर्ग्यूमेंट नहीं हो सकता है। आपको और क्लियर होगा। ये मैंने एक फंक्शन बनाया ऐड, जिसमें ए एज इंटीजर, ऑप्शनल बी एज इंटीजर और फिर सी एज इंटीजर दे दिया मैंने। तो ऑप्शनल के बाद में रिक्वायर्ड वाला आ गया, तो ये कंपाइल टाइम एरर, कंपाइल करने पे एरर आएगा। तो अगर अपन ऑप्शनल आर्ग्यूमेंट के बाद में कोई रिक्वायर्ड आर्ग्यूमेंट दे देते हैं तो कंपाइल करने पर एरर आएगा। इसका मतलब ऑप्शनल आर्ग्यूमेंट हमेशा आर्ग्यूमेंट्स की लिस्ट में एंड में होंगे, उसके बाद कोई रिक्वायर्ड आर्ग्यूमेंट नहीं हो सकता है। फंक्शन विद वेरिएबल नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट्स, ऐसा फंक्शन जिसको अपन कितनी भी वैल्यूज पास कर सकते हैं। जैसे मैं फंक्शन को चाहूं तो 5 वैल्यूज पास करूं, फंक्शन को चाहूं तो 10 वैल्यूज पास करूं, 2 वैल्यूज पास करूं, 20 वैल्यूज पास करूं, ऐसे फंक्शन को अपन कहते हैं फंक्शन विद वेरिएबल नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट्स। जैसे मैंने यहाँ पे क्या किया, एक फंक्शन बनाया जिसका नाम रखा है मैंने ऐड। ऐड फंक्शन का नाम है, और इस फंक्शन के अंदर मैंने लिखा है पैरामैरे एक्सेस इंटीजर। पैरामैरे मतलब एरे ऑफ पैरामीटर्स। तो इसके पास अब पैरम एरे का मतलब है कि किस एक्स आर्ग्यूमेंट में कितनी भी वैल्यूज आ सकती है। अपन इसको समझें मेन से, जहां से कॉल किया है पहले तो मेन देखें अपन इसका, ध्यान से देखो आप लोग। मेन से मैंने एक एरे डिक्लेयर करी मेन में डिम v एज इंटीजर, और मैंने ऐड फंक्शन को v पास कर दिया। v x में जाएगा, v एक एरे है और x भी एक एरे, तो इसमें तो कोई प्रॉब्लम है नहीं। अगर मैं सिर्फ ऐड लिख के राउंड ब्रैकेट ओपन क्लोज लिख, तो इसका मतलब पैरम एरे को पास नहीं किया, तो एक भी आर्ग्यूमेंट पास करना कंपलसरी नहीं। अब यहां है नई चीज ऐड,
और इसको मैंने 5 आर्ग्यूमेंट पास, तो जो मैंने 5 आर्ग्यूमेंट पास किए हैं ये पांचों के पांचों किस में जाएंगे, एक्स नाम की एरे। अगर मैं फंक्शन को 6 आर्ग्यूमेंट पास करूंगा तो ये एक्स नाम की एरे में जाएंगे। अगर मैं 3 आर्ग्यूमेंट पास करूंगा तो ये एक्स एरे में जाएंगे। इसका मतलब मैं जितनी वैल्यूज यहाँ से पास करूंगा उतने की एरे यहाँ पे ऑटोमेटिकली क्रिएट होगी, उतने एलिमेंट्स की एरे अपने आप क्रिएट होगी। अब इसका मतलब इस फंक्शन को मैं एक आर्ग्यूमेंट के साथ में भी कॉल कर सकता हूँ, 2 के साथ में भी, बिना आर्ग्यूमेंट के साथ में भी, 50 आर्ग्यूमेंट के साथ में भी, 10 आर्ग्यूमेंट के साथ में भी। तो इस तरह के फंक्शन को अपन कहते हैं फंक्शन विद वेरिएबल नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट्स। इसमें जितने भी इंटीजर्स पास किए गए हैं वो सारे इस एरे में स्टोर होंगे और मैंने लूप चला के एरे के सारे एलिमेंट्स का सम कर दिया। सम इक्वल टू सम प्लस एक्स ऑफ आई और रिटर्न सम। अब ऐसा फंक्शन आप लोगों ने किसी और लैंग्वेज में बनाया हुआ है? इस तरह का फंक्शन आप लोगों ने जावा में बनाया हुआ है। प्लस सी के अंदर प्रिंटफ और स्कैनफ फंक्शंस जो होते हैं उसमें कितने भी आर्ग्यूमेंट्स हो सकते हैं, वो भी फंक्शन विद वेरिएबल नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट्स हैं। यहाँ पे अगर आपको फंक्शन विद वेरिएबल नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट बनाना हो तो पैरम एरे कीवर्ड काम में आता है। पैरम एरे कीवर्ड के साथ में अपन बायरेफ यूज नहीं कर सकते। बायरेफ क्या होता है वो अपन आगे डिस्कस कर रहे हैं। नेक्स्ट है आर्ग्यूमेंट। आर्ग्यूमेंट्स में पास बाय वैल्यू और पास बाय रेफरेंस। तो पास बाय वैल्यू के लिए बायवेल कीवर्ड काम में आता है। अब इसकी वर्किंग समझे अपन बायवेल। मैंने एक फंक्शन बनाया ऐड जिसके 2 आर्ग्यूमेंट्स हैं, बायवेल ए एज इंटीजर, बायवेल बी एज इंटीजर, और ये रिटर्न करेगा इंटीजर। तो अब मैंने यहाँ पे क्या किया, फंक्शन के अंदर वैल्यू चेंज कर दी किसकी, ए और बी। मेन से अगर अपन इसको समझे तो मेन में मैंने डिम एक्स वाई आर ई एस एज इंटीजर लिखा। एक्स में 100 असाइन किया, वाई में 200। एक्स और वाई को प्रिंट करवाएंगे तो 100 और 200 प्रिंट होंगे। अब मैंने ऐड फंक्शन को कॉल किया, इसको एक्स और वाई पास किए, तो एक्स जाएगा ए में, वाई वैल्यू जा रहा है, तो एक्स की कॉपी जो बने, एक्स की जो वैल्यू है वो बी में, ए में कॉपी हो जाएगी और वाई की वैल्यू बी में। मतलब एक्स अलग मेमोरी लोकेशन में रहेगा और ए मेमोरी लोकेशन ए की अलग होगी। ऐसे ही वाई अलग मेमोरी लोकेशन में रहेगा और बी की वैल्यू अलग होगी। अब मैंने फंक्शन के अंदर ए एन एस इक्वल टू ए प्लस बी लिखा, तो ए एन एस में हो जाएगा 300 क्योंकि ए की वैल्यू 100 है और बी की 200। अब मैंने यहाँ पे ए और बी में 10-10 से इंक्रीमेंट कर दिया। तो जो मैंने चेंजेस किए हैं वो ए और बी में हुए हैं, वो चेंजेस एक्स और वाई में नहीं हुए हैं। इसको अपन क्या कहते हैं, पास बाय वैल्यू। जो चेंजेस फॉर्मल आर्ग्यूमेंट में किए गए हैं वो एक्चुअल आर्ग्यूमेंट में नहीं होंगे, क्योंकि एक्स की कॉपी ए में पास हुई है और वाई की कॉपी बी में पास हुई। तो फंक्शन के एंड होने के बाद अगर मैं रिजल्ट को प्रिंट करवाऊंगा तो 300 आएगा, एक्स और वाई को प्रिंट करवाऊंगा तो 100 और 200 ही आएगा, क्योंकि ये बाय वैल्यू पास। अगर बाय रेफरेंस पास होते हैं तो उस केस में दोनों में 10-10 का इंक्रीमेंट दिखता, लेकिन बाय वैल्यू पास में इसलिए आपको चेंजेस रिफ्लेक्ट नहीं होंगे। नेक्स्ट है बाय रेफरेंस, पास बाय रेफरेंस। उसके लिए बाय रेफ कीवर्ड काम में आता है फंक्शन बनाते हुए। अब इसमें अगर आप देखोगे तो वही है मेन, तो एक्स में 100, वाई में 200। ऐड फंक्शन को कॉल किया, एक्स और वाई पास की, एक्स किस में जाएगा, ए में। बाय रेफरेंस का मतलब है एक्स और ए दोनों सेम है, मतलब जो ए है वो एक्स का ही एलियास है, मतलब दूसरा नाम। ऐसे ही जो y पास किया गया है b में जाएगा बाय रेफरेंस। इसका मतलब b जो है वो y का एलियास। इसका मतलब ये हुआ कि x और a का एड्रेस सेम रहेगा।
फॉर्मल आर्ग्यूमेंट और एक्चुअल आर्ग्यूमेंट का मेमोरी एड्रेस सेम रहेगा, कॉपी नहीं बनेगी। अब फंक्शन के अंदर जो चेंजेस मैं ए और बी में करूंगा वो एक्स और वाई में होंगे। तो फंक्शन को कॉल करके जब ये रिटर्न होगा तो एएनएस में तो 300 आया, लेकिन मैंने ए और बी में इंक्रीमेंट कर दिए हैं तो वो चेंजेस एक्स और वाई में होंगे। तो एक्स की वैल्यू आएगी 110 और वाई की वैल्यू आएगी 210। तो पास बाय रेफरेंस में बायरेफ कीवर्ड यूज में आता है। अब एक ही फंक्शन के अंदर अगर अपन चाहें तो बायवेल और बायरेफ दोनों का कॉम्बिनेशन यूज कर सकते हैं। फंक्शन ऐड ए एज इंटीजर, कुछ भी नहीं दिया तो बाय डिफॉल्ट बायवेल माना जाता है, और बी के पहले मैंने बायरेफ लगा दिया। तो फर्स्ट आर्ग्यूमेंट ए बाय वैल्यू पास होगा और सेकंड बाय रेफरेंस। अब मैंने फंक्शन के अंदर एएनएस एज इंटीजर लिया, एएनएस में ए प्लस बी किया। यहां से जब मैंने फंक्शन को कॉल किया है एड एक्स वाई, तो एक्स की वैल्यू किस में जाएगी, ए में। एक्स की वैल्यू जाएगी ए में बाय वैल, तो 100 जाएगा, और वाई किस में जाएगा, बी में बाय रेफरेंस, मतलब 200। एएनएस में तो हो जाएगा 300। अब ए इक्वल टू ए प्लस 10, ए में मैंने चेंजेस कर दिए तो वो एक्स में नहीं होंगे क्योंकि ये बाय वैल है। बी में जो मैंने चेंजेस कर दिए वो वाई में होंगे क्योंकि ये बायरेफ है। तो फंक्शन के एंड होने के बाद अगर मैं वैल्यूज प्रिंट करवाता हूं एक्स की और वाई की, तो उस केस में एक्स में तो मुझे चेंजेस नहीं दिखेंगे क्योंकि एक्स बाय वैल्यू पास हुआ था, लेकिन वाई की वैल्यू 10 से इंक्रीमेंट हो गई क्योंकि वाई बी में गया और ये बाय रेफरेंस। तो एक ही फंक्शन के अंदर अपन बायवेल और बायरेफ का कॉम्बिनेशन यूज कर सकते हैं। अब मैंने आपको बताया था कि सब प्रोसीजर से अपन कुछ वैल्यू रिटर्न नहीं करवा सकते, लेकिन अगर अपने को सब प्रोसीजर से कुछ रिटर्न करवाना हो तो इनडायरेक्ट तरीका है अपने पास बाय रेफरेंस आर्ग्यूमेंट। कैसे, वो अपन इस प्रोग्राम के अंदर देखें। मैंने मेन के अंदर लिया एक्स वाई एड सब टीआर एज इंटीजर, एक्स में 100 असाइन किया, वाई में 50। अब मैंने कैल्क नाम के प्रोसीजर को कॉल किया। कैल्क एक सब प्रोसीजर है, फंक्शन नहीं है, तो ये कुछ रिटर्न नहीं कर सकता। एक्स किस में जाएगा, ए में बाय वैल्यू, वाई किस में जाएगा, बी में बाय वैल्यू, और इसके दो आर्ग्यूमेंट और हैं, बायरेफ सम और बायरेफ डिफ। तो जब मैंने इस प्रोसीजर को कॉल किया तो उसको ऐड पास किया मैंने। ऐड किस में जाएगा, सम में बाय रेफरेंस। सब टीआर किस में जाएगा, डिफ में बाय रेफरेंस। और प्रोसीजर के अंदर मैंने लिखा सम इक्वल टू ए प्लस बी और डिफ इक्वल टू ए माइनस बी। तो सम में तो सम असाइन हो जाएगा और डिफ में डिफरेंस। अब सम में जो भी मैंने असाइन किया है, ये तो बाय रेफरेंस जा रहा है, तो सम में जो भी मैंने असाइन किया है वो चेंजेस किस में दिखेंगे, ऐड में। और डिफ में जो असाइन किया है वो चेंजेस किस में दिखेंगे मुझे, सब टीआर के अंदर। तो प्रोसीजर के एंड होने के बाद जब मैं ऐड को प्रिंट करवाऊंगा तो 150 आएगा, बाय डिफॉल्ट ऐड में 0 है। सब टीआर को प्रिंट करवाऊंगा तो डिफरेंस आएगा, मतलब 50। सब टीआर में भी बाय डिफॉल्ट 0। तो यहाँ पे मैंने फंक्शन नहीं बनाया, मैंने सब प्रोसीजर बनाया, लेकिन फिर भी मुझे क्या मिल रहा है, यहाँ पे आउटपुट मिल रहा है। बाय रेफरेंस आर्ग्यूमेंट्स का यूज करके मैंने सब प्रोसीजर से इनडायरेक्टली वैल्यू रिटर्न करवाई। तो सब प्रोसीजर से कुछ रिटर्न करवाना हो तो ये अपने पास एक तरीका है बाय रेफरेंस आर्ग्यूमेंट्स का यूज करना। नेक्स्ट है प्रोसीजर को 2D एरे किस तरह से पास करना। 2D एरे पास करने में कोई बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है। मैंने एक 2D एरे डिक्लेयर करी डिम ए एज इंटीजर और उसको इनिशियलाइज कर दिया। अब डिस्प्ले नाम के प्रोसीजर को मैंने ए नाम की एरे पास, ये डिस्प्ले प्रोसीजर कॉल होगा, ये एक सब प्रोसीजर है। इसको ए एरे पास करी, ए किस में जाएगी, बी में। तो ए 2D एरे है तो बी का टाइप भी क्या होना चाहिए, 2D है। बी राउंड ब्रैकेट्स ओपन कॉमा राउंड ब्रैकेट्स क्लोज। तो ये डिस्प्ले नाम का प्रोसीजर क्या करेगा, जो भी 2D एरे अपन इसको पास करेंगे उसके कंटेंट्स को डिस्प्ले करेगा। उसके लिए मैंने 2 लूप चलाए।
बाहर वाला रो के लिए आई वाला लूप और अंदर वाला कॉलम वाला जे वाला लूप। तो 1D एरे पास करने के लिए अपने को सिर्फ राउंड ब्रैकेट ओपन क्लोज देने पड़ते। 2D एरे पास करनी हो तो यहाँ पे क्या आएगा, राउंड ब्रैकेट्स ओपन क्लोज में कॉमा। फंक्शन से अपन 1D एरे तो रिटर्न करवा चुके हैं, फंक्शन से अगर मुझे 2D एरे रिटर्न करवानी है तो क्या होगा, फंक्शन कैलकुलेट। ये तो इसको 1D एरे पास हुई है, 2D एरे पास हुई है। अगर मुझे 2D एरे रिटर्न भी करवानी है तो रिटर्न डेटा टाइप में इंटीजर राउंड ब्रैकेट्स ओपन कॉमा, ये कॉमा लगेगा। अगर आपको फंक्शन से 2D एरे रिटर्न करवानी है तो इंटीजर राउंड ब्रैकेट्स ओपन क्लोज से तो फंक्शन 1D एरे रिटर्न करेगा, और कॉमा लगा देंगे तो 2D एरे रिटर्न करेगा। तो इंटीजर राउंड ब्रैकेट्स ओपन कॉमा ब्रैकेट्स क्लोज, ये रिटर्न डेटा टाइप किसके लिए, 2D एरे रिटर्न करवाने के लिए। प्रोसीजर क्या होता है मैंने आपको बता ही दिया था, नेम्ड ब्लॉक ऑफ रिलेटेड स्टेटमेंट। फर्स्ट है फंक्शन मैक्स प्राइम, जिसको एक एरे पास होगी और ये उसमें से मैक्सिमम प्राइम नंबर रिटर्न करेगा। ये तो पहला असाइनमेंट है। दूसरा असाइनमेंट है पैरामैरे। फंक्शन को एक पैरामीटर एरे पास होगी और ये क्या करेगा, उसमें से मैक्सिमम रिटर्न करेगा। तो ये दो असाइनमेंट्स आप लोगों को करने हैं।